हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमने जो टॉपिक चुना है वो है, अभी से पहले जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किया, जैसे कि सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, किरचॉफ्स रूल, व्हीटस्टोन ब्रिज, जितने भी जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसका वीडियो आपके सामने है। तो लास्ट टॉपिक जो था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैक्सिमम पावर थ्योरम, उस बेसिस पर आपके सामने डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर आने वाले न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो हमारे चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट के पास ये कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, चलिए। और नए स्टूडेंट जो पहले से नॉलेज नहीं रखते हैं, पहले प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आज का वीडियो को गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है सबसे पहला, ये देखिए आपके पास मैंने जो क्वेश्चन लेकर आया है वो क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है। मैं इसको आप ये जो YouTube का जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF फॉर्मेट होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन को। दूसरा बात, ये जो हिंदी इंग्लिश मीडियम में है उनको ये तो क्वेश्चन तो हिंदी में है, हम उसको उनको बोर्ड पर ही इसको डील कर देंगे इंग्लिश में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए याद कीजिए कि पिछला जो वीडियो देखे होंगे उसमें क्या हमने बताया है। पहले रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया था कि दो बल्ब सीरीज में अगर जोड़े जाते हैं, दो बल्ब सीरीज में जोड़े जाते हैं, तो बल्ब का जो हीट होता है वो क्या होता है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब। और दोनों बल्ब को अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो हीट प्रोड्यूस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ये समझ में आया था। इस बेसिस पर आपको क्वेश्चन है। अब हम पिछला वीडियो में बताए थे कि आप सोचिए आपके पास एक 9 वाट का बल्ब है, 12 वाट का बल्ब है और 15 वाट का बल्ब है। तो बताइए कि अगर इन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो कौन सा बल्ब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा लुमिनस होगा, कौन सा बल्ब। तो कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेसिस्टेंस कैसे निकालता है, V स्पेसिफाइड का होल स्क्वायर बटा P स्पेसिफाइड। अर्थात बल्ब पर जो वोल्टेज और पावर स्पेसिफाइड होता है उसके बेसिस पर हम बल्ब का रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू स्पेसिफाइड वोल्टेज का होल स्क्वायर बटा स्पेसिफाइड पावर, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 9 वाट, 12 वाट और 15 वाट में बताइए किसका रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर देखेंगे, इस फॉर्मूला पर, तो आप क्या देख रहे हैं कि जिसका पावर कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो 9 वाट का रेसिस्टेंस ज्यादा। अब आप सोचिए कि अगर इन तीनों को सीरीज में जोड़ा जाए, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट सीरीज में जोड़ा जाए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट, ये सीरीज के लिए, ये पैरेलल के लिए। जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तो 9 वाट का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो 9 वाट से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इन तीनों को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो किससे हीट प्रोड्यूस होगा, 9 वाट से। अगर इन तीनों को पैरेलल में जोड़ा जाए तो पैरेलल तो हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस है ना, तो बल्ब का सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होगा, 15 वाट का, 15 वाट का। इसको 15 वाट के बल्ब से का हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसको आप अपने रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। आप एक कमरे में 3 पॉइंट बना लीजिए, पैरेलली होगा, तीनों में किसी में 9 वाट का, किसी में 12 वाट का, किसी में 15 वाट का एलईडी बल्ब लगा लीजिए। आपको क्या महसूस होता है, 9 वाट वाला ज्यादा लाइट कर रहा है कि 12 वाट वाला या 15 वाट वाला। आप देखेंगे कि 15 वाट का बल्ब ज्यादा लाइट करता है ना, पर प्रैक्टिकली। लेकिन वो सब अगर सीरीज में जुड़ जाए तो कौन सा बल्ब ज्यादा लाइट करेगा, 9 वाट का। दूसरा पॉइंट है, जब आप सीरीज में जोड़ देते हैं तो सीरीज में H1 बटा H बराबर, ये H इक्विवेलेंट हो गया। अर्थात कहने का मतलब तीनों बल्ब से जो लाइट आएगा कमरे में, उस कमरे का लाइट क्या होगा,
कितना हीट आएगा या कितना पावर होगा, 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3। मतलब कि जो 9 वाट अकेले जितना हीट प्रोड्यूस करेगा ना, सीरीज में अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों से कम हीट आएगा रूम में, कम लाइट आएगा। क्या सोचिए, लाइट कम आएगा रूम में। इसीलिए रूम में तीनों को सीरीज में नहीं जोड़ेंगे। रीजन नहीं जोड़ने का पीछे ये ध्यान रखना है, क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अकेले एक 9 वाट का बल्ब जितना लाइट कर सकता था, उससे भी कम, तीनों को सीरीज में जोड़ने से उससे भी कम लाइट आएगा। तो ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं ऐसा। रूम में क्यों ऐसा करें, 3 बल्ब रहेगा और एक बल्ब से जितना लाइट आना चाहिए तीनों मिल के भी उतना लाइट नहीं दे रहा है, तो ऐसा काम क्यों होगा। इसलिए हम लोग तीनों बल्ब को सीरीज में नहीं जोड़ते। अब अगर पैरेलली जोड़ देते, ये तो कॉन्सेप्ट किसके लिए था, सीरीज में। अगर हम पैरेलली जोड़ देते तो H इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं, H1 प्लस H2 प्लस H3, ये पैरेलल के लिए। और ये देखिए घर में 3 बल्ब लगा रहे हैं, 9 वाट 12 वाट 15 वाट, तो सबसे ज्यादा लाइट भी 15 वाट दे रहा होगा। और टोटल लाइट कितना हो जाएगा, हीट अंदर प्रोड्यूस होगा 15 प्लस 12 27 प्लस 9 36 वाट, टोटल 36 वाट का लाइट आपके रूम में आ रहा है। सोचिए, इसलिए आप घर में जो वायरिंग देखेंगे सारा का सारा वायरिंग क्या होता है, पैरेलली होता है, सीरीज में कोई नहीं होता है। बात सभी को समझ में आया। तो इसी बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक चीज और बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराने टॉपिक को बेहतर तरीका से पढ़ाई कर लें, है ना, तब जाकर नया टॉपिक देखेंगे। अब उसके बाद की बात हम करते हैं कि मान लिया जाए एक रेसिस्टेंस है, इसका रेसिस्टेंस R1 है और इसका रेसिस्टेंस R2 है। दूसरा रेसिस्टेंस ले लेते हैं जो कि सीरीज में है, ये R1 और ये R2, ठीक है। अब मान लिया जाए कि ये हीट H1, हीट बोले चाहे पावर बोले, दोनों में सिर्फ इतना का है डिफरेंस कि हीट बराबर क्या होगा, पावर इंटू टी, या पावर बराबर क्या होगा, हीट बटा टी टाइम, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो H1 इसका मान लिया हम क्या, H2, इसको से भी हीट H1 ऐसे हीट H2। क्या कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि यहाँ पर H बराबर होगा H1 प्लस H2, जो दोनों इक्विवेलेंट, ये H क्या हो गया, इक्विवेलेंट, दोनों जैसे बल्ब है, दोनों बल्ब को पैरेलली जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस होगा H1 प्लस H2। यहाँ पर दोनों बल्ब को पैरेलली जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/H बराबर 1/H1 प्लस 1/H2। अब रही बात, मान लिया जाए यह अगर हमको H1 निकालना हो, आपको H पता है, H पता है, H1 और H2 नहीं पता है। H पता है कि ओवरऑल कितना हीट आया पैरेलली, ठीक है। अगर ये हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, तो जब भी H1 निकालना होगा तो देखिएगा H बटा R1 प्लस R2, और H1 किसमें निकालना है, R1 में, R1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। H2 देखिए H बटा R1 प्लस R2 तो होगा, लेकिन मल्टीप्लाई R2 से करेंगे क्योंकि सेकेंड रेसिस्टेंस में निकालना है। लेकिन सीरीज में जब रहे और H1 निकालना रहे तो H बटे R1 प्लस R2 तो करेंगे, H बराबर H1 बराबर H बटा R1 प्लस R2 तो करेंगे, लेकिन R1 में ना H1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R2 से, ध्यान रखिएगा। अब H2 निकालना हो तो H बटे R1 प्लस R2 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R1 से। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के इतना अभी तक का कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में देखे,
प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देखें और आज का ये वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इक्विवेलेंट हीट कितना हो, H1 प्लस H2। अगर H1 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, H2 निकालना हो। ये पैरेलली के लिए है और ये सीरीज के लिए है। ठीक है, मिटा देते हैं। तो फॉर्मूला तो सभी को याद हो गया होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या था, H बराबर I स्क्वायर RT, है ना। H बटे T को क्या बोलते हैं, पावर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर इंटू R, या पावर बराबर क्या होगा, V इंटू I, या पावर बराबर क्या होगा, V स्क्वायर बटे R। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आते हैं। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके पास दो बल्ब है, एक बल्ब पर दो बल्ब है, बल्ब पर लिखा हुआ 60 वाट और 100 वोल्ट, 60 वाट 100 वोल्ट, और दूसरे बल्ब पर लिखा हुआ है 30 वाट 100 वोल्ट। ठीक है, तो कहा जा रहा है, इसको सप्लाई भी किससे दे रहा है, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट वाले सप्लाई से भी, देखिए ध्यान रखिएगा, जितना भी बल्ब पर जो वोल्टेज लिखा होगा, दोनों बल्ब का वोल्टेज समान है और इसको सप्लाई भी दे रहे हैं सेम वोल्टेज से। ठीक है, तो 100 वोल्ट के सप्लाई लाइन से इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो बताना है कि कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, अधिक लाइट देगा। किसके कैसे जोड़ दे, दोनों बल्ब को सीरीज में, दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया गया, दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया गया है। इसको सप्लाई भी दिए हैं 100 वोल्ट से। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो आ गया साफ। क्या हमने अभी कभी बताया था कि 9 वाट 12 वाट 15 वाट वाले से हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, सीरीज में है तो, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बराबर क्या होता है, सप्लाई का स्क्वायर स्पेसिफाइड VS, V स्पेसिफाइड का स्क्वायर बटे PS। यही कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो दोनों का देखिए 100 वोल्ट है स्पेसिफाइड, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, थर्ड, जिसका पावर कम होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफ 30 वाट बल्ब हैज मैक्सिमम रेसिस्टेंस। 30 वाट का जो बल्ब है वो मैक्सिमम रेसिस्टेंस रखेगा, है ना। 30 वाट का बल्ब क्या होगा, मैक्सिमम रेसिस्टेंस रहेगा, और जिसका रेसिस्टेंस मैक्सिमम होगा वो हीट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसलिए 30 वाट के बल्ब से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस बाय 30 वाट बल्ब, मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस्ड बाय 30 वाट बल्ब। क्लियर है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर का, 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर कहा जा रहा है कि इसके दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1.9 वोल्ट है। मान लिया जाए इलेक्ट्रिक हीटर होगा, उसका कुछ रेसिस्टेंस होगा और इनको एक सप्लाई से जोड़ दिया, दोनों को बीच का कितना 1.9 वोल्ट है, इसका रेसिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि इसके एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाकर 180 वोल्ट कर दिया गया। ये जो पहले 1.9 वोल्ट था, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 180 वोल्ट। रेसिस्टेंस तो आ ही रहेगा। तो कह रहा है कि फ्लो, क्या कह रहा है, तब जो हीटर है उसमें फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या होगा, और इस कंडीशन में आई का वैल्यू क्या होगा। यहां से मान लीजिए आई करंट निकल रहा है, तो सोचिए पहले आई दिया है,
भी दिया है तो आर नहीं पता है, तो इस बेसिस से आर का वैल्यू निकलेगा। आर का वैल्यू पता चल जाएगा तो वी और आर के बेसिस पर आई निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1.9 वोल्ट दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आर बराबर क्या लिखेंगे, वी बटे आई। तो वी आपका कितना है 1.9 वोल्ट, अब बटे करंट कितना है 8, इतना ओम आ गया रेसिस्टेंस। और इस बेसिस पर क्या निकलेंगे, हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, तो क्या लिखेंगे वी बटा आर। वी कितना है 180 और आर का वैल्यू कितना है 1.9 बटा 8, 180 गुना 8 बटा 1.9, कितना एम्पियर। आंसर हो गया। एकदम आसान सा सवाल है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का भी विद्यार्थी बना सकते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड जो बोर्ड के स्टूडेंट है, तो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन इजी ही आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं और बोर्ड में सवाल इजी आता है, लेकिन बोर्ड में लोग डरते हैं कि बोर्ड है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 वोल्ट पर एक हीटर 5 एम्पियर करंट ले रहा है। एक हीटर जो है, हीटर का रेसिस्टेंस लिख लिए, कर दिए, और कितना वोल्ट दिया जा रहा है 220 वोल्ट। हीटर को कितना दिया जा रहा है 220 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट है, तो 10 मिनट तक, कितना मिनट तक, टाइम कितना है, टाइम आपको दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट तक ये सप्लाई हो रहा है। देखिए बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है 12th क्लास में, है 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सीबीएसई में, लेकिन बिहार बोर्ड में ये सवाल इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। टाइम 10 मिनट। सोचिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट बताए थे, हीट H बराबर I स्क्वायर आर टी। ये सब कुछ तो दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पर H बराबर I स्क्वायर आर टी लगाएंगे तो रेसिस्टेंस तो पता ही नहीं है आपको। यहाँ पर पता क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या पता है, करंट पता है, यहाँ इसको वोल्ट लिख देते हैं 220 वोल्ट। H बराबर V इंटू आई इंटू टी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो 3 तो बताए ना हीट का, आई स्क्वायर आर टी, वी इंटू आई टी, वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी। ठीक है, तो v इंटू आई, तो v हो गया 220, आई हो गया 5 और टाइम हो गया 10 मिनट। तो ध्यान रखिएगा इस मिनट को हमेशा सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो 10 इंटू 60, ठीक है, तब मल्टीप्लाई में है, जब इसको मल्टीप्लाई करके आएगा तो कितना आएगा, इतना जूल। क्लियर है। सोचिए अगर आप इसमें यही सोचिए ना, ये तो इतना जूल है, अगर कहता कि मीटर, बिजली का जो मीटर है उसमें कितना यूनिट उठता, क्या यूनिट, मतलब कि 10 मिनट आप 10 मिनट के लिए हीटर जलाते हैं, तो 10 मिनट में हीटर जलेगा तो बिजली का बिल कितना आ सकता है। तो देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो कितना आएगा, 220, 5, 10, 60, इतना जूल है। और आप जानते हैं कि एक यूनिट को कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, और इसको कहा जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट अगर पता किया जाए कि यूनिट कितना यूनिट होगा, नंबर ऑफ यूनिट है ना, तो क्या करेंगे 220 गुने 5 गुने 10 गुने 60 में 3.6 इंटू 10⁶ से भाग दे देंगे, है ना। तो जब इसमें भाग देंगे दशमलव को हटा दीजिए, ऊपर 10 चला जाएगा, 36, कुछ कटेगा, 6 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 110, कटने वाला तो है नहीं, 55, 1, 2, 3, 4 बटा 3,
इंटू 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 55 इंटू 10⁻⁻2। तो 55 यहाँ भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 17 तिया 58 ना, 54.139, तो 0.1883। सोचिए 1 यूनिट भी नहीं है, 0.18 यूनिट आया। 10 मिनट आप 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 10 मिनट के लिए आप हीटर ऑन करते हैं तो मात्र 0.1833 यूनिट आएगा। अब सोचिए कि एक यूनिट का बिल आता है 6 रुपया, तो इतना यूनिट में 6 से गुना कर दीजिएगा, कितना रुपए का बिल आएगा, बस समझे। नेक्स्ट है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो 2 भाग में बटा हुआ है। करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये 2 भाग में बटा हुआ है। इस प्रकार रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2, 2 भाग में बटा हुआ है। और कहा जा रहा है कि दोनों रेसिस्टेंस का जो रेशियो है 3:4 है। तो रेसिस्टेंस का रेशियो क्या है 3:4। तो बताना है कि हीट में का रेशियो क्या हो, दोनों में हीट का रेशियो क्या बताए थे, पैरेलली जुड़ा रहेगा। पैरेलली कॉन्सेप्ट क्या था, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस। इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि H1/H2 बराबर R2/R1 बराबर 4:3 आंसर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी होगा, कॉन्सेप्ट अगर पता रहे तो इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। कि जब पैरेलली जुड़ा रहे तो हीट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल है, और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट मेमोराइज भी रहेगा। पहले तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, वो कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कला है। न्यूमेरिकल बनाने से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कला में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट रखेंगे, और जैसे कि आप जरा सोचिए ना, साइकिल मोटरसाइकिल आप चलाने का नियम पढ़ लें, लेकिन जब तक उसको लेकर रोड पर नहीं निकलेंगे तब तक आपको चलाने नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स का जब तक न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं उतना ही ज्यादा बेहतर होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट की तुलना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कॉइल है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक कॉइल है जिसमें करंट कितना हो रहा है 1 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। 15 मिनट तक 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और कॉइल का जो रेसिस्टेंस है वो भी दिया हुआ है 80 ओम। कॉइल का रेसिस्टेंस 80 ओम दिया हुआ है। कॉइल कितने समय में 600 ग्राम पानी को डुबा हुआ है। जैसे एक क्या है कि पानी होगा, 500-600 ग्राम पानी होगा, उस पानी में इस कॉइल को डाले हैं तो कॉइल तो हीट प्रोड्यूस करेगा, और उस हीट से क्या होता है, पानी गर्म होगा। तो कह रहा है कि इतने समय में जो कितना समय है 15 मिनट, तो 15 मिनट तक 600 ग्राम पानी में कॉइल डूबा हुआ है, और पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वेट ऑफ वाटर, सॉरी वेट नहीं, मास ऑफ वाटर
600 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सब प्रॉपर ऐसा यूनिट में होगा। फिर दूसरा दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, वो आपका होता है 4200 जूल पर केल्विन। ये होता है पानी का हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए 11th क्लास में, क्लास 11th क्लास में हीट टॉपिक में पढ़े थे H बराबर MS डेल थीटा, ठीक है। H हीट, M मास ऑफ ऑब्जेक्ट, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल थीटा टेम्परेचर राइज। तो आपसे यही कहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होगा। डेल थीटा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब क्लास 12 में आकर क्या पढ़ रहे हैं, H बराबर I² RT या V इंटू I इंटू टी या V² बटे R इंटू टी, यही पढ़े हैं। अब इस बेसिस पर जरा देखिए, यहाँ पर I दिया हुआ, R दिया हुआ, T दिया हुआ है, यहाँ से I² RT से निकलेगा। इस फॉर्मूला में M दिया हुआ, S दिया हुआ, डेल थीटा निकालना है। तो हम इस बेसिस क्या लिख सकते हैं, MS डेल थीटा बराबर I² RT। M का वैल्यू कितना है 600 बटा 1000, S का वैल्यू 4200 इंटू डेल थीटा, I का वैल्यू 1 एम्पियर, रेसिस्टेंस 80 ओम, और देखिए टाइम मिनट में है, इसको कैसे में बदल देना है, सेकेंड में, 15 इंटू 60, ठीक है। इस प्रकार से डेल थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 80 इंटू 15 इंटू 60 इंटू 1000 बटा में 600 इंटू 4200, ये आपका डेल थीटा। इतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर लीजिएगा, गुना भागा कर लेंगे, गुना भागा करने में हम टाइम क्यों किल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी को समझ में आ गया? जिनको समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर भी उसके बाद भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट सेक्शन होगा, उसमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन राइज कीजिएगा, हम उसका आंसर आपको देंगे, ठीक है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको आंसर मिलेगा। और हमने पहले ही कहा है कि पीछे अगले साल 2021 में जिनको भी बोर्ड का प्रिपरेशन करना है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बोर्ड का प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा पूरा का पूरा हो जाएगा। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री का डिस्कशन होगा। अभी फिजिक्स का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो आप धैर्य रखिए और बहुत धैर्य के साथ घर पे स्टडी कीजिए, ठीक है। और स्टडी करने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उसके बाद बेल बटन तो जरूर दबा देना है। रीजन कि बेल बटन अगर दब जाएगा तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला को याद रखना काफी जरूरी है। जो भी हमने फिजिक्स का डिस्कशन किया, देखिए अभी खत्म, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, अभी इसमें समय लगेगा इलेक्ट्रिक करंट को खत्म होने में। रीजन कि अभी तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, और एक बार ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रिक करंट का पूरा न्यूमेरिकल होगा जितना उसमें आता है। रेसिस्टेंस कंबाइन रहेंगे, हीट होगा, प्रोड्यूस होगा, है ना, सेल लगा रहेगा, हर तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे एक बार होल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वोल्ट और 2 वाट का बल्ब है। एक बल्ब है जिसमें दिया हुआ 6 वोल्ट और 2 वाट। इस बल्ब को 110 वोल्ट के सोर्स से जोड़ देंगे। क्या सोचिए, 110 वोल्ट के, अच्छा सोचिए तो 110 वोल्ट से एक बल्ब है
जिस पर स्पेसिफाइड है 6 वोल्ट 2 वाट, उसको जोड़ देंगे 110 वोल्ट से, तो जरा सोचिए ये बल्ब रहेगा कि बल्ब खराब हो जाएगा? बल्ब की कैपेसिटी है 6 वोल्ट तक का और हम दे दिए 110 वोल्ट, बल्ब तो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना? तो इस बल्ब को सुरक्षित रखने के लिए इसके बगल में कहा जा रहा है कि कितना ओम का रेसिस्टेंस जोड़ा जाए। इस बल्ब को सुरक्षित रखने के लिए कितना ओम का रेसिस्टेंस जोड़ा जाए? बात समझ में? क्वेश्चन यही है कि एक बल्ब है जिस पर रेटिंग लिखा हुआ स्पेसिफाइड है 6 वोल्ट 2 वाट। अब बल्ब को में सप्लाई हम दे रहे हैं 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट जैसे ही सप्लाई दीजिएगा बल्ब में, बल्ब तो खराब हो जाएगा। तो बल्ब को सुरक्षित रखना है, तो बल्ब सुरक्षित रखने के लिए उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस को जोड़ा जाता है ना? तो एक रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे, उस रेसिस्टेंस आर है, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ, क्वेश्चन समझ में आया कि अगर ये रेसिस्टेंस नहीं रहता तो बल्ब तो खराब हो जाता। तो बताइए कि इस कितना ओम का रेसिस्टेंस अप्लाई करे कि ये बल्ब खराब ना हो। तो सोचिए, आप मैक्सिमम तो कितना भी ओम का यूज कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना ये पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो कम से कम, तो ये 6 वोल्ट तक तो कर लेगा, 6 वोल्ट तक तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बल्ब का रेसिस्टेंस अगर 6 वोल्ट है, देखिए दो बल्ब और रेसिस्टेंस किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज में। और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? बंटवारा होता है। तो 110 वोल्ट में से 6 वोल्ट बल्ब को मिल गया, तो बचा कितना वोल्ट? 104 वोल्ट। 104 वोल्ट इस रेसिस्टेंस को मिलेगा। जब 6 वोल्ट इस बल्ब को मिलेगा और यहाँ पर आपका पावर दिया हुआ है, पावर क्या है? दिया हुआ है। तो इस हिसाब से पहले तो हम रेसिस्टेंस निकाल देंगे। तो रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे? फॉर्मूला क्या था? आरबी बराबर VS का स्क्वायर बटा PS। VS कितना है? 6 गुना 6 और PS कितना? 2 बराबर 18 ओम। बल्ब का तो रेसिस्टेंस 18 ओम आ गया। अब जो दूसरा चीज, करंट पूछा जाएगा, कितना करंट होगा? तो करंट I बराबर क्या लिखते हैं? V बटा R लिखते हैं कि नहीं? तो बल्ब को कितना वोल्ट मिल रहा है? 6 वोल्ट। अब बल्ब का रेसिस्टेंस कितना आया? 18। इसका मतलब 1/3 एम्पियर का करंट। तो ये जो I का जो हम लिखे हैं वो 1/3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो जरा सोचिए, क्या वो 1/3 एम्पियर यहाँ आएगा कि नहीं? इस रेसिस्टेंस में भी आएगा 1/3 एम्पियर का। तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे, R बराबर ये V बटा I। V कितना है? 104 वोल्ट। बल्ब के लिए कितना है? 104 वोल्ट। और करंट इसको कितना मिला? 1/3 बराबर 312 ओम। ये कम से कम 312 ओम लगाएंगे। अगर 312 ओम से थोड़ा सा भी कम लगा दिए, 312 ओम से थोड़ा सा भी कम लगा दिए, तो इसका रेसिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब 6 वोल्ट से थोड़ा सा भी बढ़ेगा। सोचिए, 312 ओम के जगह पर हम क्या लगा दिए? 310 ओम। तो 310 ओम लगा देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पोटेंशियल घटेगा तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा। और यहाँ पोटेंशियल मान लीजिएगा 6 वोल्ट से बढ़ के 7 वोल्ट हो गया, तो 7 वोल्ट भी रहेगा तो बल्ब रहेगा, टिकेगा? बल्ब तो टिकेगा ही नहीं। बल्ब की मैक्सिमम कैपेसिटी है बर्दाश्त करने का 6 वोल्ट। 6 वोल्ट से 6.1 वोल्ट भी वो नहीं बर्दाश्त करेगा। 6 वोल्ट मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम है, तो रेसिस्टेंस क्या आएगा? मिनिमम। इसलिए मिनिमम रेसिस्टेंस है। अब आप 314 वोल्ट, 314 एम्पियर, 315 एम्पियर करें, सॉरी 314 ओम, 315 ओम या जितना भी ओम का रेसिस्टेंस यहाँ लगाना है लगा लीजिए। कम से कम 312 ओम।
312 ओम से जितना अधिक का लगा सकते हैं तो बल्ब हमेशा जितना ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा ओम का लगाएंगे उसका वोल्टेज उतना बढ़ेगा। तो यहाँ पर बल्ब का जो वोल्टेज है 6 वोल्ट से घटते चला जाएगा। बात समझे? 6 वोल्ट तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 6 वोल्ट से कम रहेगा। तो इसीलिए सवाल कहा था कि मिनिमम कितना ओम का रेसिस्टेंस लगाया जाए कि ये बल्ब सुरक्षित हो जाए। तो मिनिमम कितना ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे? 312 ओम का। क्लियर है?